ओके। तो मैंने क्या सिखाया था, जब ऐसे वाले क्वेश्चंस हो तो हमें कैसे स्टार्ट करना है? स्टार्टिंग से। हाँ, तो इसमें पहले मैं ये वाला पैराग्राफ पढ़ूंगी, फिर उसके बाद में लाइक लास्ट की नोट्स। रिक्वायरमेंट्स पढ़ूंगी, देन उसके बाद फिर मैं ये नोट्स प्लानिंग मीटिंग की जो ये सारी इंफॉर्मेशन है वो पढ़ूंगी। तो देखो क्या बोला गया है, इट इज 1 जुलाई 2005, यू आर द ऑडिट सुपरवाइजर एट क्राउ कंपनी एंड आर फाइनलाइजिंग द प्लानिंग फॉर योर न्यू क्लाइंट मैकपी कंपनी फॉर द फोर्थ कमिंग ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड दिस। तो मैं कौन हूँ? ऑडिट सुपरवाइजर हूँ क्राउन कंपनी का, एंड मैं क्या कर रही हूँ अपने न्यू मैं क्या कर रही हूँ, प्लानिंग स्टेज फाइनलाइज करने लगी हूँ। किसकी? मेरा एक न्यू क्लाइंट है आगे आने वाले टाइम के लिए। अब मैकपी करता क्या है? ये एक रिटेलर है, गार्डन सप्लायर का, जो कि ऑपरेट्स करता है फ्रॉम 20 स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री, एंड इसके कितने स्टाफ मेंबर हैं? 40 स्टाफ मेंबर हैं, 400 सॉरी। So the audit manager has attended the meeting with the finance director and has provided you with the following notes for the meeting and the financial statement extract। तो देखो हमारी मीटिंग हुई एंड ये हमारे पास कुछ डेटा है उस मीटिंग में से। अब हम चलेंगे नीचे कि मुझे पता चल जाए इसमें से मुझे करना क्या है। देखो, अब क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन जेनरिक क्वेश्चन होता है ऐसे, लाइक 7 से 8 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन पेपर में, लाइक मैक्सिमम 12 नंबर, और 60 से 8 मिनिमम नंबर का जेनरिक क्वेश्चंस आ जाते हैं पूरे पेपर में मिला के। सो बेसिकली पहला क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एंड लिस्ट 4 आइटम्स विच शुड बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। तो एक तो आपने ये बताना है कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का हमारे पर्पस क्या होता है, और मैं उसमें क्या क्या आइटम जो इंक्लूड कर सकती हूँ एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में। तो ये है जनरल क्वेश्चन। तो अच्छा क्या होता है ये तो बता ही सकते हो। दरअसल ये एक मैम कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका पर्पस क्या होता है? ये क्या कॉन्ट्रैक्ट पर, होता है एक ऑडिट क्लाइंट और मैनेजमेंट के बीच का। और उसका पर्पस ये होता है कि जो ऑडिटर है वो कैसे लाइक ऑडिटिंग करेगा वो कंपनी के लिए। और उसके फॉर बेसिकली इसको हम लाइक बोलते हैं ये स्कोप। जो स्कोप, को नेचर एंड स्कोप एंड ऑफ ये द जो कॉन्ट्रैक्ट। एलिमेंट्स में आएगा कि उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोनों की, ऑडिटर और मैनेजमेंट की। फिर ऑडिटर कितना टाइम लेगा हम्म। और कितना टाइम लेगा, फिर क्या क्या एविडेंसेस चाहिए ऑडिटर को। लाइक एंड एविडेंस क्या क्या चाहिए मतलब? लाइक कंपनी ऑडिटर क्या क्या एक्सेस करेगा कंपनी में आके कि उनकी जो लिस्ट बुक अगेन की। उसमें स्कोप ही लिखते हैं। एनी रिस्ट्रिक्शंस बाय द मैनेजमेंट, की कहीं मैनेजमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगाई। देखो, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और स्कोप, 3 पॉइंट तो हो गए। ये हो गए। फिर उसके अलावा और क्या हो सकते हैं, कि फीस हमने किस बेस पे कैलकुलेट की, फीस कितनी की, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ऑडिटर की लायबिलिटी पे, मैं ये देख लूंगी। अगेन कोई डॉक्यूमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, ये देख लेंगे। अगेन रिपोर्ट कैसे देंगे, किसको देंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें से कि आपने सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है। ओके। अब देखो, यूजिंग द टेबल बिलो कैलकुलेट द फॉलोइंग टू रेशियोज फॉर द बोथ ईयर टू असिस्ट योर प्लानिंग द ऑडिट ऑफ मैकपी कंपनी। तो देखो ये टेबल है, टेबल से मुझे क्या पता चल रहा है कि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और पेबल पेमेंट पीरियड जो है निकालना है, 2004 का, 2005 का, ये दो रेशियोज मुझे निकालनी है। ठीक है। अब निकल सकती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यस ऑपरेटिंग मैम। प्रॉफिट अपन रेवेन्यू पेबल पेमेंट पीरियड, पेबल अपन क्रेडिट परचेज आगे इनटू, टू 365। टाइम। हाँ ठीक है। तो ये मेरा निकल जाएगा। ठीक, ये भी आपका डन, ये भी आपका डन। फिर उसके बाद हम चलते हैं, यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड द रेशियोज कैलकुलेटेड डिस्क्राइब करने हैं 7 ऑडिट रिस्क एंड एक्सप्लेन द ऑडिटर का रिस्पॉन्स हर एक रिस्क के ऊपर इन प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ मैकपी कंपनी। चलें आगे, चलो। और इसका ध्यान से, अब ध्यान से, बहुत सारी पॉइंट्स आपको ऐसा हो सकता है मिले सिमिलर से, तो आंखें खोल के
सो यस, वैसे एक पॉइंट आपको स्टार्टिंग में ही मिल चुका होगा। न्यू क्लाइंट है। हम्म। नहीं। न्यू क्लाइंट है। तो देखो, न्यू क्लाइंट होता है तो क्या आता है, मैं आपके साथ फेमिलियर नहीं होती, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कैसे होते हैं, बैलेंस कहाँ से आया मुझे नहीं पता होता है। एंड यस, दूसरी बात ये कि आप ओपनिंग बैलेंस के ऊपर रिलाई नहीं कर पाओगे कि यस वो ओपनिंग बैलेंस जो है पिछले साल का इस साल कैसे आया। तो ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और इसका लाइक आज ये इस क्वेश्चन को साथ साथ करते जाते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ते जाते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, ताकि आपको ढूंढने में ही आसानी हो। सो यस, अब इसमें क्या होगा, क्या कर सकती हूँ मैं, सजेशन में क्या जाएगा मेरा। मैम जो कंपनी की पॉलिसीज हैं उसको मैम ट्रांजेक्शन उन सबको अंडरस्टैंड करना है इसमें। उसको और चेक पूरा कर, प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टाफ लेके हमको आऊं, सीनियर दिखाना है। स्टाफ लेके आऊं, ये देखूं कि यस की कोई है मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं, बैलेंस को इधर से उधर लेके आने में अपने ऑडिट प्रोसीजर अच्छे से करूं रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। तो ये कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं अगर ओपनिंग बैलेंस वाला हो। देखो ये क्वेश्चन वाइज नहीं है, ये चार पांच क्वेश्चन आप करोगे तो आपको सिमिलर से पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो उससे आपको लाइक एक एक दो बार मेरे साथ करोगे है ना, फिर एक बार टेस्ट पे करोगे, फिर रिवीजन पे करोगे, ये पॉइंट्स तो आपको ऐसे ही रट जाएंगे। अब नेक्स्ट इज, during the year, the company spent 0.75 million on refurbishing its store to improve the customer experience. All of this expenditure has been recognized in the statement of financial position as PPE. In addition to, company also installed a new sales system during the year, which records all the sales and receivable. The system enables daily sales from each store to be automatically reported in a centralized finance department at the end of each working day. As the system is from the market leading provider, it was not failed to run the old system and the new system in parallel. अब ये कहीं ना कहीं वो उस क्वेश्चन से लिंक्ड आपको लगा जो हमने पीछे किया था। ऐसे इसमें भी अगेन दो पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट्स हैं। ये जो एक्सपेंडिचर है वो एक तो, और ये कि ये कुछ रिसीवेबल्स के लिए है, तो अलग अलग। ठीक है, एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंगली क्या है। एक मिनट। IS 16 था ये, IS 16 पीपी क्या कहते हैं। 0.75 मिलियन क्या? उसको मैम यहाँ और रिकॉग्नाइज करेंगे पीपी जशन बहुत पीछे से आ बैलेंस रही है शीट। आपकी आवाज ना, बहुत क्लियरली नहीं आ रही, हैवी सी आ रही है। हेलो हाँ जी, आप बोलिए। मैम, जो इसमें 0.75 मिलियन दिए हुए हैं उस हम्म। अमाउंट को मैम हम पीपी मतलब बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करेंगे वो पीपी तो इन्होंने ई के किया हुआ है, अंडर। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने कर नहीं, दिया है। नहीं, इसमें ऐसा आएगा ना कि ऑल एक्सपेंडिचर है, तो ऑल नहीं आएगा। कुछ कुछ यस एक्सपेंडिचर जो होंगे, लाइक वो रेवेन्यू, रेवेन्यू नहीं, वो जो छोटे मोटे होते हैं ना वो पीएनएल में जाएंगे, वो यस मशीन को यस यस, यूज में लाने छोटे तक मोटे के ही होते हैं वो खर्चे पीएनएल आएंगे। में जाते हैं। अब इसमें मेरे पास रिस्क क्या है कि इन्होंने कहा कि सारे रिकॉग्नाइज जो मैंने कर दिए हैं पीएनएल में, सॉरी बैलेंस शीट में। बट ये स्टैंडर्ड मुझे क्या कहता था IS 16 पीपी कि लाइक कोई भी खर्चा कैपिटलाइज करने से पहले मुझे ये देखना होता है कि कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि अर्निंग कैपेसिटी को इनहांस नहीं करते, वो मैं पीएनएल में डालती हूँ। तो हो सकता है कि वो कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया ही ना हो रहा हो और आपने इसको कैपिटलाइज कर दिया हो, जिसके कारण क्या हो रहा है, मेरा पीपी जो होगा ओवरस्टेट होगा और मेरा एक्सपेंडिचर जो होगा अंडरस्टेट होगा। फाइन। यस। एंड इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दूंगी, मीन्स क्या लाइक लाइक मेरा क्या रिस्पॉन्स। सजेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स और इनवॉइसेस हम चेक कर सकते हैं इसमें। मैं इनवॉइसेस चेक करूंगी किसके लिए, क्या उससे क्या पता चलेगा, लाइक यहाँ पर वर्ड है रिफर्बिशमेंट प्रोग्राम। तो यस, अब लाइक इनवॉइसेस से मुझे ये पता चलेगा कि यस की ये इनवॉइस कैपिटलाइज नेचर के हैं या फिर रेवेन्यू नेचर के हैं, मुझे ये पता चल सकता है। और क्या कर सकती हूँ, रिफर्बिशमेंट एक्सपेंडिचर। रिफर्बिशमेंट क्या होता है, सब कुछ नया कर रहे हैं आप, लाइक न्यू वो कर रहे हैं। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि यस की वो कंडीशन वो क्राइटेरिया मेट हो रहा है या नहीं। यस। हाँ। हम्म। यस मैम।
मिल गए पॉइंट। अब इसी में दूसरा पॉइंट क्या है, वो पॉइंट सेल सिस्टम के रिस्पेक्ट पे। सेल सिस्टम में क्या करूंगी, और ये पॉइंट आपने देखा हुआ है। मैम इसमें जो न्यू सेल सिस्टम आया है उसके रिगार्डिंग आएगा कि मतलब उसकी जरूरत नहीं थी ये शायद। पॉइंट हमने परसों डिस्कस किया था, कल कल वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। न्यू सेल एक तो सिस्टम इसने पे पॉलिसी चेंज कर दी। नहीं, हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। ये क्या कह रहे हैं कि इसकी मैंने क्या किया, सेंट्रलाइज न्यू सेल सिस्टम लेके आ रही है। तो जब नया सिस्टम लेके आते हैं, पर मुझे ये लग रहा है कि जरूरत नहीं है कि पुराने वाला और नए वाला चलाने की। उसमें थोड़ा सा वर्डिंग चेंज थी। उसमें क्या था कि यस, कि हमने नए वाले को अच्छे से टेस्टिंग नहीं की और मतलब पुराने वाला ऐसे ही छोड़ दिया। अब याद आया वो वाला क्वेश्चन। यस। यस मैम। अब देखो, जरूरी नहीं एक सिंगल सिंगल वर्ड वही का वही आएगा, ऐसा नहीं है। इसी वाले हैं वो। तो क्या होगा कि जब मैं नया सिस्टम लगाती तो क्या हो सकता है कि ये इसकी पुराने वाला अगर मैंने साथ साथ नहीं चलाया, मतलब कि उसके ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर नहीं ट्रांसफर हुए, दैट मीन्स की एरर भी आ सकते हैं हमारे पास। हो सकता है कोई बैलेंस जो है मिसिंग रह जाए, एंड जिसके कारण यस। हो सकता है कि ये सेल्स और जो ये बैलेंसेस हैं, इसमें सेल्स और क्या रिसीवेबल है ना, हाँ, तो इसमें सेल्स और रिसीवेबल है, हो सकता है कि ये अच्छी तरह से रिकॉर्ड ना हुई हो, मिसस्टेटेड हो सकते हैं। तो ये मेरे लिए रिस्क है। यस। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, क्या मतलब क्या सजेशन होगा, ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा इसको लेके। सिस्टम है, सिस्टम के रिगार्डिंगली क्या कर सकती हूँ। मैम डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, जो ओके, न्यू अकाउंटिंग हमारी पॉलिसीज क्या, है उसको टेस्ट कर देखो सकते आप हैं। हमेशा जब आंसर दोगे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो, क्या करने के लिए कर रहे हो मुझे ये बताना है। क्या इंश्योर ऑडिट करना करने चाहते के हो लिए उसे। कि ये सेल नई सिस्टम जो लगाई है हमने, ये एक्यूरेट है हम्म, कि नहीं। लाइक जो लास्ट सिस्टम था हमारा पुराना वाला, उसके ओपनिंग उसके सॉरी उसके क्लोजिंग बैलेंस और इसके ओपनिंग बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सारे फिगर्स वहां पे आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, मैं ये देख सकती हूँ। अब नेक्स्ट, customer are able to pay for their goods using either cash or credit card. At the end of the working day, the store manager generates the report from each cash register which confirms the cash taking. The cash is then counted and compared to the report. Since the new system was installed, head office now receive the daily cash taking reports which have shown an increasing number of cash shortages at each store. The difference have not been investigated or reconciled on the basis that they have only been small amounts. हाँ जी, कैश शॉर्टेज। मेरे अकाउंट, मेरे पर्स में से एक दिन 100 रुपया चोरी ये हुआ, हाँ। फिर दूसरे दिन हुआ, मैंने कहा 100 रुपया है कोई बात नहीं, दूसरे दिन हुआ, ऐसा करते करते हर रोज 100 100 रुपया चोरी हो रहे हैं। ये कंट्रोल एरर, कंट्रोल एरर। कंट्रोल एरर तो है, बट इससे रिस्क रिस्क क्या हो सकता है। रिस्क ये हो सकता है ना कि कैश हमारा डिक्रीज हो जाए, तक डिक्रीज हो जाएगा, करंट असेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। देखो वो जो करंट ऐसे डिक्रीज होना है ना, वो ना बिजनेस रिस्क का आंसर है। हमने ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी। आप जो बोल रहे हो वो आंसर ठीक है, बट वो बिजनेस रिस्क का आंसर है जो कि आप ट्रिपल ए में करोगे। तो देखो सपोज करो कि इसी इसी की वर्डिंग तोड़ मरोड़ करके ही होगा और कुछ नहीं है। तो देखो मेरे अकाउंट में से एक दिन 100 रुपया चोरी हुआ, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, 100 रुपया ही है छोड़ो। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ऐसे करते करते हर रोज हुआ। मैं हर रोज इसको अगर वो करूँ, कंट्रोल रिस्क तो है, बिल्कुल ठीक बोला कि ये कंट्रोल रिस्क है। कि इसके कारण क्या है कि इसके मेरे कंट्रोल अच्छे से नहीं लगे हुए कि
उस चीज को डिटेक्ट कर सके, करेक्ट कर सके। उसके अलावा आप ये सोचो कि हर रोज मैं 100 रुपए इग्नोर कर रही हूँ सोच के, जब वो 100 रुपये पूरे साल का होगा तो 365 डेज का होगा, और 10 साल का होगा तो कितना होगा? ठीक। तो मतलब कि अगर वो स्टेटमेंट इंडिविजुअल लेवल पे तो कुछ नहीं है कि अच्छा 100 रुपए का ही गैप है, बट वो जब एग्रीगेशन लेवल पे जाएगा तो उसका इफेक्ट कितना होगा? अब समझ में आया कि जिसके कारण मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, उसके बैलेंसेस गलत हो सकते हैं। तो आपका जितनी बार भी आंसर जाएगा ना, ऐसे जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस, ऐसे वाले वर्ड यूज करने हैं आपने। ओके है। यस मैम। बाकी कंट्रोल तो है ही है, कंट्रोल वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक बोला आपने मोहित, कि यस कि मेरा क्या हो सकता है कि मेरे कंट्रोल वीक है, कि यस ऐसे वाले ट्रांजेक्शन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या रिस्पॉन्स होगा इसमें? मैम हम मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हैं जो कैश शॉर्टेज हुआ है, ताकि जो मतलब इन फ्यूचर कोई फ्रॉड ना हो दोबारा से, हम इसे रोक पाए, जो फ्रॉड ठीक हो है। रहा है हमारे से। ठीक है, तो कैसे ठीक करूंगी? और ये कैश स्टेटमेंट देखेंगे या बैंक स्टेटमेंट होगा वो चेक करेंगे। ओके, क्या जानने के लिए? कि कैश कितनी आ रही है और कितनी जा रही है, ये टैली हो सकता है उससे। तो ये रिस्क पता लगा सकते हैं कि ये कैश मेंशन क्यों नहीं है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया चौथा, राइट? 7 बोले थे बट आपको देखना ज्यादा ही मिलेंगे। अगेन देर आर नंबर ऑफ कस्टमर्स हु buy goods on 90 days credit term and the level of receivable are overdue for the payment has increased from the prior year. However, the finance director does not intend to make any further allowance for receivable as overdue payment are becoming common in the industry. अब इसी से मिलता जुलता आज हमने सुबह किया है। ठीक। अब एक बात ध्यान रखना कि आपको वैसे इन्होंने क्या बोला है, 90 डेज क्रेडिट टर्म। ठीक। नीचे हम देखेंगे कि इन्होंने ना मुझे अलग से रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड भी दिया हुआ है। इसको बोलते हैं एनालिटिकल स्किल्स यूज करना आपने। वैसे टर्म है 90 दिन की जो कि बढ़ चुकी है। ठीक। पिछले साल 101 दिनों में पैसे कलेक्ट कर रही थी, यही होता है ना रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, यही होता है ना कितने दिनों में रिसीवेबल से पैसे ले रही हूँ। तो पिछले साल 101 दिनों में ले रही थी, इस साल बढ़ते बढ़ते 149 डेज हो चुके हैं, जबकि दिनों के टर्म्स पहले ही ज्यादा थी, 90 दिन। और मेरा जो ये फाइनेंस डायरेक्टर पर्सन है वो कह रहा है कि मैं इसके लिए अलाउंस भी नहीं करूंगा क्योंकि ये तो आम बात है। तो इसको लेके क्या रिस्क हो सकते हैं? जो रिसीवेबल है वो ओवरस्टेट हो जाएंगे। यस, हो सकता है मेरे रिसीवेबल ओवरस्टेट हो जाए। ठीक। एंड मेरे अलाउंस जो है अंडरस्टेट हो जाए। आपको ये नहीं लिखना है बैड डेट्स हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या है, मेरे बिजनेस का रिस्क है, कि बिजनेस का खतरा, वो बिजनेस रिस्क है। मुझे किस खतरे के बारे में बात करनी है? मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के खतरे की बात करनी है। अब थोड़ा लॉजिक समझ आ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलत हो जाना वो हमारे लिए यहाँ पर रिस्क आएगा। इसको ठीक कैसे करेंगे? मतलब क्या रिस्पॉन्स होगा? तो क्रेडिटर, ये जो क्रेडिट क्रेडिट कंट्रोलर होगा उससे हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। ओके, क्या बात करेंगे, क्या जानने के लिए बात करेंगे? कि ये सही इतना बोल रहे हो। डेज इंक्रीज क्यों हो रहा है, कि किस ठीक है। टर्म पर इतना डेज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। एंड और क्या कर सकते हैं? देखो, दो दो रिस्पॉन्स मुझे बता के चलो ताकि पेपर में आपके माइंड में वो पॉइंट्स आपके आते रहे। फिर हम ये सेल्स भी चेक कर सकते हैं एक बार कि कितना क्रेडिट सेल हुआ है और कितना कैश सेल हुआ है। ओके, उससे क्या पता चलेगा? कि जितना क्रेडिट सेल हुआ होगा उतने ही रिसीवेबल होंगे। वो तो ठीक है, बट हमारा कंसर्न तो यहाँ पर ये आ रहा है ना कि इसके मेरे रिसीवेबल्स के अगेंस्ट अलाउंस नहीं बना हुआ है, और अलाउंस से क्या होगा कि सामने वाला पैसा हो सकता है ना दे। मेरे लिए रिस्क की बात तो ये है ना कि सामने वाला पैसा नहीं देगा।
और मेरे अलाउंस मतलब कि वे ओवरस्टेटेड खड़े हो जाएंगे। तो मैं डिस्कस तो करूंगी, बट क्या करूंगी ये अलाउंस भी बनाए। कि किस बेस पे बना रहे हैं हम, ये देख सकते हैं। हाँ, कि ये ठीक है। लाइक कितना टाइम ज्यादा हुआ है उसके लिए अलाउंस बना दे। कोई ठीक क्रेडिटर है है। जिसका टाइम ज्यादा है तो उसके बारे में भी रिसीवेबल बना सकते कलेक्शन हैं। पीरियड के बेस पे, किस बेस पे आप ये कर रहे हो, राइट? आप ये बात कर सकते हो। अब नेक्स्ट, पेबल लेजर क्लर्क हैज कैरिड आउट सप्लायर स्टेटमेंट रेक during the year and the number of instances and supplier statement have shown the balance owing by the company which is higher than the balance on the list of individual supplier balance. This difference have been included as reconciling items on the supplier statement reconciliation by payable ledger clerk, but no further work have been performed on these differences. अच्छा, बैंक रिकंसिलेशन किया है कभी? यस। बैंक रिकंसिलेशन में हम क्या करते हैं? जो बैंक बैलेंस होता है और जो बैंक की जो पासबुक में जो बैलेंस होता है और जो कैश बुक में जो बैलेंस होता है उसमें जो मैच डिफरेंस करते है हैं। टैली उसका। करते हैं। मैच करते हैं, हाँ, वो क्यों करते हैं? यही कि जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कंडीशंस चेक करने के लिए। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। एक, हेलो। हाँ जी, कौन बोल? यस। क्या बात कर रहे थे? ये डिफरेंस क्यों हम वो बैंक रिकंसिलिएशन क्यों करते हैं? यस, बैंक रिकंसिलेशन क्यों करते हैं? क्योंकि मेरी पासबुक और बैंक बुक में जो है, मतलब कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस होता है ना? तो हाँ, रिकंसिलेशन क्यों करते हैं? ये मैच करने के लिए कि वो डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देयर आर नंबर ऑफ इंस्टांसेस सप्लायर स्टेटमेंट में जिसमें कि मेरा बैलेंस जो है वो ज्यादा है इंडिविजुअल सप्लायर बैलेंस से। एक्चुअली क्या होता है सप्लायर स्टेटमेंट में, आपको बताती हूँ। ये ना, जब कभी आप कभी अकाउंटिंग रोल में काम करोगे या आप भी करोगे, कभी मैंने भी किया है, डे वन पे मुझे ये पकड़ाया गया था। तो आपके पास ना लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि जैसे सपोज करो मेरे 10 सप्लायर्स हैं, 20 सप्लायर है, 50 सप्लायर है। उनको पूरे महीने में, जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन तो ऐसी होती रहती हैं, जैसे कि अभी आपने सुना, मेरे को अभी भी इनवाइस के लिए कॉल आया है ना। तो हर लाइक हर सप्लायर आपको जो है लाइक इनवॉइस बोलेगा कि इसकी इनवॉइस ना आप मैच कर दो मेरे उसके साथ, कि इस महीने का आपका कितना इनवॉइस है। हर रोज इनवॉइस मैच करेंगे, हर रोज इनवॉइस मैच करेंगे। अब पूरे पेमेंट हम क्या करते हैं, हर महीने की इकट्ठी करते हैं। यही होता है, हर रोज की इकट्ठे नहीं जाती, हर महीने की पेमेंट एक पर्सन की इकट्ठे जाती है। तो देखो मेरे इंडिविजुअल अकाउंट में तो पेमेंट कुछ और है, ठीक। बट सप्लायर को मैं बेच, जो सप्लायर स्टेटमेंट है उसमें पेमेंट कुछ और आ रही है, तो जिसके कारण डिफरेंस है। समझ में आया? इंडिविजुअल, जैसे कि मेरे पास हर महीने के मोहित के इनवॉइसेस पड़े हैं, हर महीने की इनवॉइसेस मोहित के कुछ और है, मतलब सिंगल सिंगल इनवॉइस, 1 तारीख का इनवॉइस में कुछ और है, 2 तारीख के इनवॉइस में कुछ और है, 3 के इनवॉइस में कुछ और है। बट टोटल में कुछ और है, मतलब टोटल मैच नहीं हो रहा इंडिविजुअल इनवॉइस से। तो इससे क्या इफेक्ट होगा? लायबिलिटी इंक्रीज होगी। लाइबिलिटी इंक्रीज तो चलो होगी, मतलब वो देखो, हो सकता है कि लाइक इनवॉइस कम ज्यादा हो भी सकता है, जरूरी नहीं लाइबिलिटीज ज्यादा हो या लाइबिलिटीज कम हो। ठीक, तो इफेक्ट क्या होगा? कैश इंक्रीज होगा। अरे, मतलब मैच नहीं करेगा तो मिस स्टेटमेंट हो सकती है ना? हम्म, मैच नहीं होगा तो मिस स्टेटमेंट हो सकती है। तो इससे क्या इफेक्ट होगा? वैसे इन्होंने स्पेसिफिकली बोल ही दिया है कि इसकी इंडिविजुअल में ज्यादा है, इंडिविजुअल से ज्यादा है टोटल में। तो हो सकता है मैंने कोई इनवॉइस जो है मिस कर दिया, है ना? तो क्या होगा उससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड होंगी, तो कैसे ठीक करूंगी? रिस्पॉन्स।
यस, क्या क्या रिस्पॉन्स होगा मेरा उससे? देखो इफेक्ट तो ये होगा कि इसकी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड होगी, क्योंकि अकाउंट जो है मैच नहीं होंगे। और मेरे लाइक उसमें रिस्क क्या है? अगर रिस्क की मैं बात करूं तो उसने क्या किया कि सिर्फ इस रैक को ठीक कर दिया बिना कोई और काम किए, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? मैंने बिना कुछ चेकिंग किए सिर्फ एक उसमें करेक्शन करके भेज दिया, उसका इफेक्ट क्या होगा? किसी और, जो कोई और एलिमेंट होगा उस पर डायरेक्ट इफेक्ट आ सकता है ना। अरे मीन्स ये है कि अभी मैंने एक को बस ठीक कर दिया, हो सकता है बाकियों में भी मिस्टेक हो, है ना? मैंने एक ठीक कर दिया, क्या पता बाकियों में भी गलतियां हो, तो रिस्क क्या होगा? मतलब उन्होंने हाँ जी, हाँ जी, बोलो। उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर ठीक किया है। उन्होंने एक इनवॉइस को ठीक कर दिया, जैसे कि मैंने मोहित के इनवॉइस में प्रॉब्लम आई, मैंने मोहित के इनवॉइस को बिना किसी और के ये सोचे कि ये डिफरेंस क्यों आ रहे हैं या कैसे आते हैं, बस मैंने डिफरेंस ठीक तो कर दिया। बट मैंने ये नहीं सोचा कि एक में गलतियां आगे भी तो हो सकती है ना? ओके, हाँ। यस। फिर इसका इफेक्ट क्या होगा? क्या इफेक्ट होगा? तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ होगा, उसमें जो अमाउंट होगी वो मिसमैनेज होगी। मटेरियली मटेरियली मिसस्टेटेड होगी, और ये मैग्नीट्यूड इसका बहुत ज्यादा हो सकता है। यस। तो अब मैं क्या इसमें से रिस्पॉन्स दूंगी? सारे स्टेटमेंट एक बार रिव्यू करें। सारे स्टेटमेंट रिव्यू करें, और रिव्यू सारे स्टेटमेंट, रिव्यू सप्लायर स्टेटमेंट, बेसिकली अपने सप्लायर की सप्लाई स्टेटमेंट को स्टेटमेंट। रिव्यू करना है। और क्या कर सकती हूँ? हाँ जी, और क्या कर सकती हूँ बताओ? जो इनवॉइस है उन्हें वेरीफाई करना होगा। सारे सारे इनवॉइसेस को अच्छे से वेरीफाई करूं, और मैं क्या कर सकती हूँ? ये भी चेक कर सकती हूँ कि इसकी कोई इनवॉइस मिस ना रह गए हो, नंबर ऑफ इनवॉइसेस की टोटलिंग चेक कर सकती हूँ कि इसकी कोई इनवॉइस छूट ना गया हो। अब नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ो एक सेकंड के लिए, फिर मैं बताती हूँ। मैं भी इनवॉइस ही भेज रही हूँ। हाँ जी, पढ़ू मैं क्या पढ़ लिया? अच्छा, एक और बात, जैसे कि अभी हमारे पास पेबल वाली बात है ना, पेबल है, नीचे आपके पास पेबल के रिगार्डिंगली ये रेशियोज भी दी हुई है और पेबल कैलकुलेट करने के लिए भी दिया हुआ है। आप चाहो तो ये भी देख सकते हो कि इसकी, जैसे अभी आपको निकालने के लिए बोला भी था शायद इस क्वेश्चन में, पेबल पेमेंट पीरियड। अच्छा, एक और बात, इस क्वेश्चन में पेबल है, हमारे पास क्रेडिट परचेज नहीं है, तो मैं क्या करूंगी पेबल पेमेंट पीरियड निकालने के लिए? तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, वो आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। तो अब देखो मैं ना इसमें पेबल्स का पेमेंट पीरियड भी निकाल सकती हूँ, और उसके बेस पे मैं ये देख सकती हूँ कि ये बढ़ा है या कम हुआ है। एंड साथ में इसी पॉइंट से लिंक भी कर सकती हूँ कि देखो हो सकता है कि ये पेमेंट पीरियड ना आगे पीछे आए। एक मिनट कैलकुलेट करोगे इसको?
दोनों डेट्स को। ये पेएबल कैलकुलेट पीरियड, करो। हाँ जी। ये पेएबल पीरियड ही ना। ये पेबल पेमेंट पीरियड नहीं निकला होगा ना, लाइक 1.9। हाँ, वही वही बोल रहा कि पेएबल पीरियड ही कैलकुलेट करना है। हाँ हाँ, एक मिनट निकालो। 10.9 इंटू थ्री ओके। सिक्सटी फाइव और 14.5 तो नीचे है, सॉरी। 3.2 इंटू 365। मुझे ये देखना है कि ये बढ़ रहा है कम हो रहा है। जहां तक मुझे लग रहा है कि ये तो बढ़ेगा। या 5 5 है ना, वो 64 आ रहा है। और 4 में 81 डेज। अच्छा, ये 64 है, ये 81 है। ओके, मतलब मैं जल्दी पे कर रही हूँ। ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि देखो कि यस कि मेरा पेबल पेमेंट पीरियड जो है ये डिक्रीज हो गया है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि मैंने इसकी कट ऑफ सही नहीं की हुई। कट ऑफ की असर्शन इसमें ले सकते हैं, बाकी वो चलो आप रहने देना, और पॉइंट्स हमारे पास हैं। ये आपसे बने ना बने। तो मतलब इसमें आप ऐसे ये बोल सकते हो कि यस कि मेरा कट ऑफ मतलब गलत पीरियड में किसी और को रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसके कारण मेरे एक्सपेंडिचर जो है अंडरस्टेट हो रहे हैं। ठीक है। ये वैसे बता दिया, बट ये चाहे अभी इसको स्किप भी कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास। Yes. It has been discovered that soil relating to batch of plant with a cost price of 0.1 million is contaminated, meaning that the plant may not be able to be sold. Tests are currently being carried out to determine whether the contamination can be remedied. अब soil के regardingly. Okay, the report to the management issued following 2004 indicated the significant number of indicated in the payroll cycle of the business. अच्छा, और कुछ नहीं है। हाँ जी। कौन सा स्टैंडर्ड है? प्लांट पे ऐसे मत जाना, ये मत सोचना प्लांट मतलब प्लांट ही है। इन्वेंट्री आई एस IS2। 60। यस। यस। मैं ये काम बनाती हूँ, ठीक है, तो ये मेरा क्या है? IS2। ये क्या कह रहे हैं कि यस कि मैं इसको बेच नहीं पाऊंगी। इसको मैंने किस पे दिखाया हुआ है? दे आर कैरिड आउट टू डिटरमाइन वेदर द कंटेमिनेशन कैन बी कॉस्ट रिकवर्ड। तो प्राइस। अब मेरे लिए क्या रिस्क है कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे दिखाना होता है। हो सकता है मैंने लोअर पे नहीं दिखाया, और ये क्या हो रहा है? ओवरस्टेट हो रही है। इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो सकती है। हाँ यस। जी। इन्वेंट्री यस ओवरस्टेट, मैम। कॉस्ट ऑफ सेल अंडरस्टेट एंड प्रॉफिट मेरा ओवरस्टेट। तो इसी में ओवरस्टेट। भी चाहो तो आप फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर सकते हो, उससे थोड़ा वेटेज अच्छा बनता है। जैसे कि इन्वेंट्रीज डेज हमारे पास बढ़ा ही हुआ है। ये देखो, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हुई पड़ी है। देखो 28 दिन से 54 डेज, मतलब कि ज्यादा दिन तक होल्ड करके रख रही हूँ, मतलब बिकने में प्रॉब्लम आ रही है ना? तो यानी कि इन्वेंट्री आउटडेटेड हो रही है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। रिस्क क्या है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ज्यादा हुई पड़ी हो। तो इसके लिए क्या करूंगी ट्रीटमेंट? लाइक रिस्पॉन्स। हाँ, रिस्पॉन्स क्या करूंगी? कॉस्ट पे इन्वेंटरी है और एनआरवी है, वो चेक करेंगे। NRV चेक करूंगी, और क्या कर सकती हूँ? इन्वेंट्री को फिजिकली जाके वेरीफाई कर सकती हूँ कि बेसिकली। उसकी NRV गिरी तो नहीं है। और क्या कर सकती हूँ? मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकती हूँ कि इसकी आपने किस वे पे दिखाया है इसको। ठीक। अब द रिपोर्ट टू मैनेजमेंट इशू द फॉलोइंग 2000 indicate a significant number of deficiencies noted in the payroll business। तो मेरी क्या जो है, पिछले साल की रिपोर्ट में बहुत सारी डेफिशिएंसीज है, मतलब की कमियां हैं। तो मतलब कि उसका मतलब क्या है कि यस की मेरी पिछले साल की रिपोर्ट में कमियां, मतलब इस साल भी कमियां हो सकती हैं। मेरे ये एक्सपेंडिचर जो है वेजिस, पेरोल जो होते हैं वेजिस सैलरीज होते हैं, मतलब कि ये हो सकते हैं गलत हो। राइट। पेरोल मतलब वेजिस एंड सैलरीज, हो सकता है ये फिगर हमने गलत दिखाई हो यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ सेल्स में यहाँ पर नीचे इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में ही होएगी, इन्होंने खर्चे दिखाए नहीं हुए। ठीक।